So welcome to C Intelligent Classes, your ready to make audit easy. As you know, we have covered two topics of ACID 210, agreeing the terms of audit engagement, right? तो हमने इसमें क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो we have taken the knowledge of what are the terms to be written in an audit engagement letter. जैसे कि ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट हमने देखा था. देन वी हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, देन वी हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ AFRF और प्रिपरेशन ऑफ FS, एंड आफ्टर दैट एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट. ये अपने थे बेसिक वाले पॉइंट्स जो कि हमें ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड करना पड़ता है. एंड देन हम आए थे मेंटोर्स जिंदगी में, जो कि इंटर और CA फाइनल दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, राइट? तो अपनी मेंटोर की क्या थी? If I came here, like involvement of other auditor and expert, जिसमें मैंने ब्रांच ऑडिटर एंड हेड ऑफिस का एग्जांपल आपको दिया था. देन केमिकल लोचा एक्सपर्ट के बारे में बताया था. देन उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड एंटिटी स्टाफ, जिसमें कि हमने IAF फंक्शन के बारे में देखा था. देन उसके बाद वी हैव सीन द कम्युनिकेशन विद प्रेडिसेसर ऑडिटर, राम एंड श्याम की कहानी. देन उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑडिटर्स लायबिलिटी. And after that we have taken a look at reference to further agreements, and last but not the least it was obligation to provide working paper by the auditor, right? ऐसे 210 बहुत छोटा ऐसे है. आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है? एक तो ऑब्जेक्टिव देखना है जो कि हम लास्ट में देखने वाले हैं. अग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, ये हम ऑलरेडी देख चुके. फिर रेकरिंग ऑडिट देख चुके. फिर हम क्या देख चुके? एडिशनल कंसीडरेशन इन एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, जो हमने मेंटोर्स जिंदगी वाले देखे थे, राइट? अब हमें देखना क्या क्या है? एक तो ऑब्जेक्टिव देखना है जो कि हम लास्ट में देखने वाले हैं. एक हमें देखना है चेंज होता है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ऑडिट एंगेजमेंट को जो असाइनमेंट है या नहीं. एंड उसके बाद प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट. मैम आप तो बोल रहे थे कि टॉपिक बचा है. अब तो यहाँ पे मेरे को तीन दिख रहा है. ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन ऑडिट स्कोप दिख रहा है, प्री कंडीशंस दिख रहा है. ट्रस्ट मी, एक ही लेक्चर में पूरा ऐसे 210 आपका क्या हो जाएगा? वाइंड अप हो जाएगा. प्री कंडीशन में मैंने तुम्हें बोलना है इट हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड. एंड उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन ऑडिट स्कोप, ये मुझे अच्छे से समझाना है. ये थोड़ा सा टॉपिक अच्छे वाला है, ठीक है? फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव तो मैं बोलूंगी रीड बाय योरसेल्फ. हो गया खत्म वैसे 210. चलो अब बात करते हैं. इन केस अगर ऑडिट स्कोप जो है वो चेंज हो जाता है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट? तो हम वो देखने वाले हैं. एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमारे पास दो वर्ड है. एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक होता है लिमिटेड रिव्यू या फिर सिर्फ रिव्यू. स्टैट ऑडिट एनुअल ऑडिट होती है. इसमें हमें डिटेल्ड चेकिंग करनी पड़ती है, सारे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ते हैं और रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करनी होती है. और रिव्यू क्या है? रिव्यू अपने पास है कि मैं जैसे इंटरिम फिनेंशियल्स का ऑडिट कर रही हूँ, वो 6 महीना की भी हो सकती है, 3 महीना की भी हो सकती है, 9 मंथ्स की भी हो सकती है, बट वो एनुअल नहीं होगी, ठीक है? और उसमें मुझे लिमिटेड ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं एज पर SRE 2400 एंड SRE 2410, ठीक है? वैसे तो SRE 2410 ही लगेगा इंटरिम फिनेंशियल रिव्यू पे, ठीक? तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर एंड इंक्वायरी ऑडिट प्रोसीजर को लगाते हैं फॉर दी लिमिटेड रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यहाँ पे अपना स्कोप लिमिटेड रहता है. हमें यहाँ रीजनेबल एश्योरेंस नहीं देना होता. यहाँ हमें बस कंक्लूजन देना पड़ता है कि हाँ, हमने जो ये जो दो प्रोसीजर लगाए हैं इसके बेसिस पे हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे कि हम अपने ओपिनियन को क्या करें? मॉडिफाई करें. स्टैट्यूटरी ऑडिट जो एनुअल ऑडिट होती है उसमें हमारी पॉजिटिव लैंग्वेज होती है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट.
और रिव्यू में हम नेगेटिव वर्डेड लाइन लिखते हैं जिसमें हमें बोलते हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे कि हम अपने ऑडिट ओपिनियन को मॉडिफाई करें, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। मेन अपना टॉपिक क्या चल रहा है कि अगर ऑडिट स्कोप में चेंज होता है तो उस केस में हमें ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये अपना टॉपिक है। तो क्या हुआ, जो ऑडिटर है वो इवेल्युएट करेगा किसको, ऑडिट स्कोप को, एंगेजमेंट लेटर को एक्सेप्ट करने से पहले कि जो मैनेजमेंट या क्लाइंट मुझसे बोल रही है कि आप ऑडिट स्कोप को चेंज कर लो, तो क्या चेंज करना ठीक रहेगा। और इवेल्युएशन के बहुत सारे फैक्टर रहेंगे जो कि हम धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे विद इन दिस लेक्चर। तो क्लाइंट ने क्या बोला ऑडिटर को, ऑडिटर को ये बोला कि देखो जी, आप स्टैट ऑडिट के लिए हायर किए गए थे, बट नाउ वी वांट कि आप लिमिटेड रिव्यू कर दो और कंक्लूड कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे ऑडिटर का ऑब्लिगेशन है, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑडिटर टू चेक विद द रीजंस, किस चीज के, ऑडिट स्कोप को चेंज करने के। और रीजंस क्या है, लीगल रीजंस है या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्यों है, कहीं ना कहीं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि जो स्टैट ऑडिट है उसका स्कोप वाइडर होता है और ये स्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि इसमें हमको ऑल टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, क्यों लगाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे रीजनेबल एश्योरेंस देना है। क्या देना है, रीजनेबल एश्योरेंस देना है। और लिमिटेड रिव्यू में क्या होता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो नहीं आएगा, कंक्लूजन देना पड़ता है। ठीक है, और दो प्रोसीजर लगाते हैं हम, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड इंक्वायरी लगाते हैं, और ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। सीए इंटर वालों को थोड़ा सा कम समझ आएगा, बट मैंने कोशिश किया है कि पूरा एक्सप्लेन कर पाऊँ। तब जो एक कंपनी थी, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपनी थी, ओरिजिनली उसने प्लान किया था कि वो क्या निकालेगी, आईपीओ निकालेगी, और आईपीओ अपना SAE 3400 एंड 3401 के अकॉर्डिंग होता है। इनिशियली ऐसा बोला। अब कोई कंपनी अगर आईपीओ निकाल रही है तो ऑडिटर को डिटेल्ड चेकिंग वहां पे करना ही पड़ेगा। ऑडिटर कांट एस्केप और कांट एक्सेप्ट दैट चेंज इन ऑडिट स्कोप कि आईपीओ ओरिजिनली प्लान्ड था, तो वो डिटेल चेकिंग करेगा। ठीक है, अब आईपीओ कैंसिल हो गया है, तब मैनेजमेंट बोल रही है कि आप इंटरनल रिव्यू कर दो सिर्फ, तो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, एक्सेप्ट दी प्रपोजल, किस चीज का, कंपनी की ऑडिट का बेसिकली। ठीक है, और ऑडिटर को अगर फ्रॉड मिलता है, ये अपना केस था जब एक्सेप्ट कर सकता है। मैंने फर्स्ट केस क्या बताया कि कौन से सिचुएशन में एक्सेप्ट कर सकता है, और सेकंड है कि ऑडिटर को एनुअल ऑडिट करते हुए फ्रॉड मिला, और उसने फ्रॉड मिला नहीं है, उसको पॉसिबिलिटी लग रही है कि फ्रॉड हो सकता है, तो उसके लिए वो डिटेल्ड चेकिंग कर रहा था, और वीक इंटरनल कंट्रोल से इस वजह से फ्रॉड की पॉसिबिलिटी लग रही थी। तो मैनेजमेंट से वो एडिशनल एविडेंसेस मांगता है, बट मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि ये हमारा फ्रॉड पकड़ सकता है। उसको तो पॉसिबिलिटी लग रही थी, इस वजह से वो एक्सटेंसिव चेकिंग कर रहा था। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, डर के मारे ऑडिटर को बोला, देखो जी ऐसा है, टाइम कम रह गया है, आप स्टैट ऑडिट की जगह क्या कर दो, लिमिटेड रिव्यू कर दो। तो ऐसे सर्कमस्टांस में ऑडिटर रिजेक्ट कर देगा प्रपोजल को। क्या करेगा, ऑडिटर प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये अपने दो बेसिक बेसिक से एग्जाम्पल थे। और लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एंगल क्या है कि लोन अग्रीमेंट होगा तो बैंक चाहेगी कि ऑडिट जो है मैंडेटरली हो, क्योंकि लोन उठाया हो सकता है कंपनी ने, तो वहां पे ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगी, बैंक के हिसाब से हमें करके देना पड़ेगा। फिर रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद इन्वेस्टर्स के अग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रेक्चुअल
ऑब्लिगेशन, उसमें आ जाएगा अपना इन्वेस्टर का अग्रीमेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में क्या आ जाएगा, लोन अग्रीमेंट। ठीक है। और रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 वो किस में आ जाएगा, लीगल एंगल आ जाएगा, लीगल एस्पेक्ट। तो वो हमें सब क्या करने पड़ते हैं, एनालाइज करने पड़ते हैं। अब अगर चेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या क्या ऑडिटर एक कर सकता है। यूज ऑफ प्रीवियस ऑडिट वर्क, अगर हमने स्कोप को चेंज स्कोप को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, बट कुछ का हमने पहले भी किया हुआ था और वो अलाइन करता है हमारे दूसरे चेंज स्कोप ऑफ ऑडिट से, तो मैं उस वर्क को क्या कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ अपने करंट अपडेटेड ऑडिट इंगेजमेंट असाइनमेंट में। ठीक है। अब जैसे दूसरे जो प्रोजेक्ट साइन हुए हैं, एंगेजमेंट लेटर साइन हुआ है चेंज स्कोप का, वहाँ पे कैश और इन्वेंट्री भी मुझे चेक करनी है, बट मैं उसको पहले भी चेक कर चुकी थी, तो मैं रेप्लिकेट नहीं करूँगी, अपना टाइम एंड कॉस्ट नहीं लगाऊंगी। मैं क्या करूँगी, पहले ही जो मैंने एविडेंसेस ऑब्टेन किए थे उसी को मैं क्या कर लूँगी, यूज़ कर लूँगी। बट हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इफ आई एम यूजिंग दोज प्रीवियसली ऑब्टेन्ड ऑडिट एविडेंसेस, वो अलाइन करे मेरे करंट पर्पस से। ठीक है। बट फाइनल वर्क मस्ट मैच न्यू एंगेजमेंट। जैसे कि रिपोर्टिंग रूल्स क्या रहेंगे, अब उसकी बात करते हैं। ये पहला चीज था कि हम पुराने वर्क को यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद हम सेकंड चीज ये देख रहे हैं कि अगर मैंने चेंज एक्सेप्ट किया है तो रिपोर्टिंग रूल्स क्या रहेंगे, मुझे क्या क्या चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। कि जो ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट थी उसमें हम ये लिखते थे, वी वर इनिशियली अपॉइंटेड एज ऑडिटर, यानी कि पहले से हम ऑडिटर अपॉइंट किए गए थे ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट में। बट जब ऑडिट का स्कोप चेंज हो गया तो ये सेंटेंस हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड अर्लियर, जो प्रोसीजर पहले अप्लाई किए थे हम वो भी नहीं लिख पाएंगे, ताकि जो कंफ्यूजन है उसको अवॉइड किया जा सके। क्योंकि हम डिटेल्ड मैनर में तब लिखते हैं जब एनुअल ऑडिट होती है। अगर हम अभी भी लैंग्वेज को चेंज नहीं करेंगे अपने ऑडिट रिपोर्ट में, तो स्टेक होल्डर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। तो टू अवॉइड कंफ्यूजन, यूजर में थिंक ऑडिट ऑडिटर इज गिविंग अश्योरेंस। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ऑडिट प्रोसीजर्स जो हमने पहले परफॉर्म कर रखे हैं वो नहीं लिखेंगे। बट इसका एक एक्सेप्शन है, हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ सर्विसेज होती है SRS करके। ठीक है। तो अगर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की ही एंगेजमेंट लेटर बनी है, क्या बनी है, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की, इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि मैनेजमेंट मेरे पास आई और मैंने क्या करता था, बैंक से लोन उठाया हुआ था। ठीक है। लोन उठाते हुए मैंने अपने डेटर्स को क्या कर रखा था, कोलेटरलाइज कर रखा था, डेटर्स को मैंने मोर्टगेज किया हुआ था, गिरवी रखे हुआ था, कि अगर कल को मैं बैंक लोन नहीं चुका पा रही हूँ तो मेरे डेटर बैंक के हो जाएंगे। जो पैसा मैं डेटर से वसूलने वाली थी इन फ्यूचर, अगर मैंने बैंक लोन नहीं रीपे किया तो अब मेरी जगह डेटर से पैसा कौन रिकवर करेगा, बैंक करेगी, टू फुलफिल दी ड्यूज ऑफ लोन। ठीक है। तो ये हुआ था। अब बैंक मुझसे क्या चाहती है कि मैं कंफर्मेशन ले लूं, सॉरी बैंक नहीं, मैनेजमेंट मुझसे चाहती है कि मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन का ऑडिट प्रोसीजर लगाऊं, ये देखने के लिए कि सारे डाटा ठीक है कि नहीं, कलेक्टेबल है या नहीं, मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है कि नहीं। तो मैं उस चीज को देखूंगी कि मैनेजमेंट ने ठीक से डेटर्स को रिकॉर्ड किया है या नहीं। डेटर और मैनेजमेंट ने उसमें लिखा है कि अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में आप डेटा रेजिंग चेक करोगे, आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजोगे, अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं आया तो आप ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओगे, जिसमें कि आप सब्सिक्वेंट रिसीट चेक करोगे। ठीक है। तो ये क्या हो गए, मैनेजमेंट एंड ऑडिटर के बीच में अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स हो गए। तो ऑडिटर कोई चौथा प्रोसीजर लगाएगा नहीं अनलेस अंटिल रिक्वायर्ड, वो उतना ही काम करेगा, 3 ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा और अपनी रिपोर्ट बना के दे देगा।
वो क्या होता है, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। अगर ऐसी कोई इंगेजमेंट लेटर साइन हुई है तो वहां पर हम ऑडिट प्रोसीजर्स को क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं इन आर ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, मैं आपको इस लेक्चर में परफॉर्मा नहीं दिखा रही हूँ, अग्रीड अपॉन ऑडिट प्रोसीजर्स का रिपोर्ट की, ऑडिटर की रिपोर्ट कैसी बनती है वो मैं अलग से दिखाऊंगी, और उस पे सिर्फ और सिर्फ सीए फाइनल का लिखा होगा, क्योंकि वो सीए इंटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इस वजह से मैं यहाँ पे सीए इंटर का टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ूंगी एंड सीए फाइनल वालों के लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी जिसमें कि मैं परफॉर्मा समझा दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद है एडिशनल कंसिडरेशन इन एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। अगर चेंज हुआ है ऑडिट स्कोप में तो एडिशनल कंसिडरेशंस क्या होगी, वो तो बेसिक थी। अगर चेंज हुआ है तो मेरे को फैक्टर्स, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देखने चाहिए कि मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं। सर्कमस्टांसेस को लेके मैंने आपको एग्जांपल दिया आईपीओ कैंसिलेशन का, और एक फ्रॉड, पॉसिबल फ्रॉड का एग्जांपल दिया। ठीक है, अब एडिशनल कंसिडरेशन की बात करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड प्लस लॉ एंड रेगुलेशन। इंडेस एंड एएस फॉलो हो रहे थे, प्लस एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट कर दी इम्पोज किसने, लॉ ने। किसने करी, लॉ ने। एएफआरएफ तो हम चला ही रहे थे जो कि अपना इंडेस या एएस था, बट लॉ ने सेपरेट रिक्वायरमेंट डाल दी। क्या डाल दी, एडिशनल डिस्क्लोजर्स की। जैसे कि मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था कंपनीज एक्ट का, कार 2020 वाला, जिसमें बेनामी प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर एडिशनली देना पड़ता है। फिनेंशियल लीज का हमें लाइन आइटम अलग से बनाना पड़ता है। देन उसके बाद रेशियोज का हमें डिस्क्लोजर देना पड़ता है, वो सब। तो यहाँ पे ये बोला है कि अगर लो ने कोई एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन है वो डाली है, तो वो हमें क्या करनी पड़ेगी, परफॉर्म करनी पड़ेगी। बट उससे पहले वी नीड टू चेक कि जो एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देने हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा स्कोप ऑफ ऑडिट बढ़ाया गया है वो कंफ्लिक्ट ना करे, किसको, मेन एफआरएफ को। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे कि कंपनी जो है वो फॉलो करती है इंडेस, कंपनी फॉलोज इंडेस। लो की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है कि डिस्क्लोजर देना है डायरेक्टर रेम्यूनरेशन का और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का। तो यहाँ पे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, आप डिस्क्लोजर दे दोगे। एंड इस पे जो डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन है, की मैनेजरियल पर्सनल की जो रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन है, वो भी हमारा कंपनीज एक्ट 2000 का एक स्पेसिफिक स्केड्यूल जो है डील करता है उसकी कैलकुलेशन को। तो वो जाता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है रिस्ट्रिक्शन ऑफ चॉइस। रिस्ट्रिक्शन ऑफ चॉइस में क्या, इंडेस जो है वो अलाउ करते हैं मल्टीपल डेप्रिसिएशन मेथड, जैसे एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, आउटपुट बेस्ड डेप्रिसिएशन, की मशीन जितना आउटपुट बनाएगी उस अकॉर्डिंग हम डेप्रिशिएट कर देंगे मशीनरी को। ठीक है, तो मल्टीपल है। ठीक है, बट जो लो है वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एसएलएम बोल रहा है कि हमें एसएलएम फॉलो करना है। और जो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस होती है उसमें भी मेनली हम एसएलएम ही लगाते हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स पर्पस की वजह से हम डब्ल्यूडीवी बनाते हैं, और उसमें भी ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तुम्हें पता ही होगा, इंटर वाले ग्रुप वन में पढ़ के आए हैं। तो ब्लॉक ऑफ एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है और वो भी डब्ल्यूडीवी, उसका बुक्स अलग से चलता है। बट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हम एसएलएम मेथड ही यूज करते हैं इन केस ऑफ कंपनीज। और रियल सिनेरियोज में अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो वो डब्ल्यूडीवी ही चला लेती है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर लेती है, ताकि उनको दो दो बुक्स ना चलाने पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे स्कोप को नैरो किया, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, बट अगर यही बात ये है कि जो इंडेस है वो बोल रहे हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट 50 लाख है, और लो बोल रहे हैं कि जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट है वो 30 लैक्स है, तो इसमें हम क्या एक्सेप्ट करेंगे एंगेजमेंट को, नहीं करेंगे। इससे तो क्या हो रहा है, हमारा जो बुक्स है उसकी गुड पिक्चर्स नहीं दिख रही है। एफएमवी ऑफ एसेट को
हमें 50 lakhs पे दिखाना चाहिए था, बट हम उसको क्या कर रहे हैं, अंडर वैल्यू कर रहे हैं, और अंडर वैल्यू कर रहे हैं तो यानी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिख रहा है हमें बैलेंस शीट का। तो ऐसी एंगेजमेंट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा तो वहां पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद है प्रिस्क्राइब्ड वर्डिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। लॉ के हिसाब से क्या होता है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि ट्रू एंड फेयर हम बोलते हैं या फिर प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। और इशू क्या है कि जो लॉ है, लॉ बेस्ड वर्डिंग में नॉट अलाइन विद द एसेज, ऐसे के हिसाब से जो लॉ बेस्ड वर्डिंग है वो अलाइन ना कर पाए। ठीक है। ये टॉपिक वैसे मैं क्यों पढ़ा रही हूँ आपको, क्योंकि बीआर ऐसे में लिखा है, आई से आएगा कुछ नहीं पता, कुछ भी उठा के वो पूछ सकती है। आजकल तो अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है आईसीएआई, इसलिए वी विल नॉट चूज फॉर दी सेलेक्ट स्टडी, वी विल स्टडी ऑल। बट यस, फोकस अभी भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा रहेगा। हम सारा कुछ पढ़ने वाले हैं, छोड़ेंगे कुछ नहीं, बट याद और ध्यान उस टॉपिक पे ज्यादा देंगे जो कि आते ही है। ठीक है। इफ लॉ सेज एफ एस आर करेक्ट दिस विल नॉट वर्क। एफ एस करेक्ट होने का क्या मतलब हो जाएगा कि हम रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहे हैं। बट एब्सोल्यूट एश्योरेंस के लिए ऑडिटर को क्या बनना पड़ेगा, ज्योतिषी बनना पड़ेगा, जो कि ज्योतिष बन ही नहीं सकते। ठीक है। फिर उसके बाद है कंप्लाइंस विद एसेज। ऑडिटर क्या बोल रहे हैं कि ऑडिट कंडक्टेड एज पर एसे ओनली इफ ऑल रेलिवेंट एसेज आर फॉलोड। हम कभी भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में वी हैव कंप्लाइड विद ऑल रेलिवेंट एसेज तभी लिखेंगे जब हमने एक्चुअल में सारे ही ऐसे क्या कर रखे हैं, फॉलो कर रखे हैं। But if law prescribe different report, then auditor shall include the statement audit is not conducted in accordance with the essays। बट अगर जो लॉ है वो कोई डिफरेंट रिपोर्ट प्रिस्क्राइब करता है ऑडिटर को, तो वहां पे ऑडिटर क्या मेंशन कर सकता है, ऑडिट इज नॉट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द essays। फिर स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर गवर्नमेंट एंटिटीज। स्पेशल रिक्वायरमेंट में क्या है कि एडिशनल रिपोर्टिंग ड्यूटीज लिखनी पड़ती है। डायरेक्ट रिपोर्टिंग जाती है किसके पास, लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे अपना एसेट 210 हो जाता है खत्म, कॉन्सेप्ट वाइज क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज भी हमने देख लिया, और एडिशनल कंसिडरेशन इन एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस ये भी हमने देख लिया। मेन आपके लिए स्टार क्या रहने वाला है, स्टार टॉपिक तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव के बाद अग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, 5 बेसिक पॉइंट और मेंटोस जिंदगी वाले पॉइंट, और फिर उसके बाद रेकरिंग ऑडिट वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, और एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन ऑडिट स्कोप रहेगा। एक बार हम प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट और देख लेते तो हमारा ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। ठीक है। प्री कंडीशंस ऐसे 2 मिनट में खत्म होने वाले टॉपिक है। प्री कंडीशंस ठीक है, मेरे को मैनुअली जाना पड़ेगा। ये आ गई अपने पास प्री कंडीशंस। प्री कंडीशंस देखो सेम है, बस एक ही पॉइंट तुम्हारा वेरी करेगा। प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। In order to establish whether preconditions for an audit are present, the auditor shall। देखो एक चीज बताती हूँ, ऐसे 200 में हमने क्या पढ़ा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब ऑडिटर यही चेक करेगा कि प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट प्रेजेंट है या नहीं है। कि अब बोलेगा डिटरमिन वेदर एफ एस, सॉरी,
determine whether FRF to be applied in preparation of financial statement is acceptable. जो FRF AS या फिर इंडेस मैनेजमेंट ने अप्लाई किया है while maintaining the books of account, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। हो सकता है कि जो कंपनी की टर्नओवर है वो 250 सीआर को क्रॉस कर चुकी है, ठीक है, बट स्टिल जो मैनेजमेंट है वो एएस बेस्ड अकाउंटिंग कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। मैनेजमेंट को इंडेक्स बेस्ड बुक्स बनाना चाहिए था, ठीक है, पहली ये चीज। फिर सेकंड ये चीज हो गई, ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने ऐसे 200 में पढ़ ली थी, बट ऐसे 210 में हम मैनेजमेंट से सिग्नेचर करवाएंगे कॉन्ट्रैक्ट पे कि मैनेजमेंट जानती है और मानती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कौन सी, फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एएफआरएफ, सेम वही लाइन है, and for such internal control as management determine is necessary to enable preparation of financial statement and internal control का डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, सो दैट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, चाहे वो एरर की वजह से हो या फ्रॉड की वजह से, वो फ्री होनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड जो हमने पढ़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटी में, to provide the auditor with access to all information, additional information and unrestricted access, सेम वही आ गया। मैंने बोला था ना 2 मिनट में खत्म हो जाएगा प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट, बस हो गया खत्म। बस मेन यहाँ पे लैंग्वेज का फर्क हो जाएगा, वहां पे हम बता रहे थे कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज का क्या फर्क हो गया, यहाँ पे ऑडिटर चेक कर रहा है वेदर प्री कंडीशन आर प्रेजेंट और नॉट। चेक करने के उसमें क्या लिखेंगे, ऑडिटर पता लगाएगा डिटरमिन वेदर एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल, फिर ऑब्टेन करेगा अग्रीमेंट की मैनेजमेंट जानती है और मानती है कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है डिमोफाइसी एंड प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टू प्रोवाइड ऑडिटर विद ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन विद द एंटिटी, ठीक है। तो ये अपना हो गया प्री कंडीशंस। अब मैंने तुम्हें बोला था ऐसे 210 के स्टार्टिंग में ही कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो आपको तभी समझ आएगा, ऐसे 210 का ऑब्जेक्टिव तभी समझ आएगा जब आप पूरा का पूरा ऐसे 210 क्या कर चुके होगे, खत्म कर चुके होगे। तो इट्स अ राइट टाइम कि मैं अब आपको क्या बताऊं ऐसे 210 का ऑब्जेक्टिव, और ये सब हम पढ़ चुके हैं एक्सप्लेनेटरी मटेरियल में, ये सबको क्या कर रखा है, रिपीट किया हुआ है, जो कि हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन टू ऐसे 210 आ जाता है, वो नहीं देखना है। जितना कुछ रेलिवेंट था फॉर सीए इंटर एज वेल एज सीए फाइनल मैं पढ़ा चुकी हूँ, हाँ बस जो परफॉर्मा ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है वो सीए फाइनल के लिए बाद में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है ऐसे 210 खत्म। एक बार ऑब्जेक्टिव पे क्या मार लेते हैं, अपनी निगाह मार लेते हैं। Objective. The objective of auditor is to accept or continue an audit engagement. Accept word क्यों कर रहे हैं हम, अगर कोई न्यू क्लाइंट होगा तो। कंटिन्यू क्यों यूज कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग क्लाइंट होगा तो, ठीक है। इस वर्ड का आपको समझ आ गया डिफरेंस, दोनों ही वर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट फॉर न्यू क्लाइंट, continue with existing client. The objective of the auditor is to accept or continue an audit engagement only when the basis upon which it is to be performed has been agreed through establishing whether the preconditions for an audit are present. Preconditions क्या है, वही जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ऐसे 200 में पढ़ी थी, वो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। डिटरमिन वेदर एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल, डिटरमिन whether to make the signed agreement with management that it acknowledges and understand its responsibility for preparation and presentation of financial statement and demoffice for preparation of FS, ठीक है। और उसके बाद एडिशनल उसमें क्या लिखेंगे, to provide with all information, additional information and unrestricted access, ठीक है। ये हमने देखा था। अब बताओ अगर मैं तुम्हें ऐसे 210 पहले नहीं पढ़ाती तो क्या तुम्हें इसका ऑब्जेक्टिव आता समझ, नहीं आता ना। तो दैट्स वाई मैंने आपको पहले पूरा गो थ्रू कराया, अब ऑब्जेक्टिव पे लेके जा रही हूँ, तो अब आपको क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा।
फिर उसके बाद है confirming that there is a common understanding between the auditor and management and where appropriate with TCWG. कॉमन अंडरस्टैंडिंग किस चीज की? जब मेरी फैक्टर्स एंड सर्कमस्टांसेस जो हमने पढ़े थे ना कि रिवाइज एंगेजमेंट लेटर देना है या रिकन्फर्म कराना है एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट लेटर को, तो उससे क्या होगा, कॉमन सेम पेज पे आ जाएंगे ऑडिटर भी एंड मैनेजमेंट प्लस TCWG भी। तो ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे 210। आई थिंक अब ऑब्जेक्टिव में भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। एक बार को मैं क्या करती हूँ, समरी बनवा देती हूँ आपको, बल्कि समरी मैंने बनाई ही है आपके लिए, जो कि ऑलरेडी डिस्कस भी हो चुकी है कि ऐसे 210 में आपको कितना पढ़ना है। ऐसे 210 में सिर्फ और सिर्फ अब आपको फाइनली क्या क्या देखना है, ऑब्जेक्टिव देखना है, अग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स देखना है, रेकरिंग ऑडिट्स देखनी है, उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन ऑडिट स्कोप, उसके बाद प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका, एंड देन एडिशनल कंसीडरेशन इन एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। आप इसको बस 2 बार रीड करके चले जाना। मेन लर्निंग वाला पार्ट कहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, अग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट में आएगा, रेकरिंग ऑडिट में वही सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस वेयर रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर नीड टू बी सेंट और टू रिकन्फर्म द एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट लेटर। फिर उसके बाद अगर हम चेंज ऑडिट स्कोप को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड देन प्री कंडीशंस तो हम देख ही चुके हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? इफ नॉट, तो एक बार को मैं आपको बेयर ऐसे का पूरा दिखा देती हूँ कि कुछ हमने छोड़ा तो नहीं है। प्री कंडीशंस देख ली, डेफिनेशंस की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया, फिर अग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म ये हमने देख ली, रेकरिंग ऑडिट्स ये भी देख ली, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज ये भी देख लिया। एक्सप्लेनेटरी मटेरियल में अपने पास ये सारा चीजें दोबारा से रिपीटेशंस है, ठीक है। तो स्कोप मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था, फिर ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया, डेफिनेशन हमें देखनी नहीं है, प्री कंडीशंस हम देख चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अग्रीमेंट ऑन ऑडिटिंग एजमेंट टर्म्स ये भी हम देख चुके हैं, इसका भी मैंने आपको समरी बनवा दिया था, ठीक। फिर उसके बाद रेकरिंग ऑडिट भी देख चुके हैं। अब मेन बस मुझे क्या करना है, आपको इफ चेंज इज एक्सेप्टेड उसका टेक्स्ट पढ़ाना है, राइट। तो वो और पढ़ा देती हूँ। यहाँ से देखना मेनली, acceptance of change in terms of audit engagement. A request for entity from the entity for auditor to change the terms of audit engagement may result from change in circumstance affecting the need for the सर्विस, अ मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू नेचर ऑफ द ऑडिट। मतलब वही हमने जो यहाँ पे फैक्टर्स पढ़े थे ना, वो सब एक पैराग्राफ में दे दिया इन्होंने। वेदर इम्पोज बाय मैनेजमेंट और पोज बाय अदर सर्कमस्टांस, मैनेजमेंट ने किया है या फिर लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आया है, ठीक है। द ऑडिटर एज रिक्वायर्ड बाय दिस पैराग्राफ कंसीडर जस्टिफिकेशन गिवन फॉर द रिक्वेस्ट, जस्टिफिकेशन देखेगा, रैशनल देखेगा, ठीक है, और उसकी इम्प्लीकेशन देखेगा ऑन स्कोप ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। फिर a change in circumstance that affects the entity's requirement or misunderstanding concerning the nature of services originally requested may be considered as reasonable basis। अगर confusion है management and TCWG को related to the scope of audit work originally planned, तो भी जो ऑडिटर है वो reconfirm कर सकता है ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स को। फिर उसके बाद in contrast a change may not be considered reasonable if it appears that the change relates to information that is incorrect, incomplete or otherwise unsatisfactory। जैसे मैंने पॉसिबल फ्रॉड का आपको क्या दिया था, एग्जाम्पल दिया था। अब समझ पा रहे हो कि मैंने पहले नोट से क्यों पढ़ाया था, ताकि इस लैंग्वेज को हम इजिली समझ पाए और रिलेट कर पाए। An example might be where auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidences regarding receivables। अब इन्होंने रिसीवेबल का एग्जाम्पल दिया है, मैंने आपको पॉसिबल फ्रॉड का दिया था, ठीक है। रिसीवेबल एंड एंटिटी आस्क फॉर ऑडिटर टू ऑडिटर द ऑडिट एंगेजमेंट टू बी चेंज टू द रिव्यू, सेम एग्जांपल दे दिया। फिर उसके बाद है रिक्वेस्ट टू चेंज अ रिव्यू और रिलेटेड सर्विसेज।
ये SRS, SRE, SAE की बात कर रहा है, ठीक है, जो कि तुम्हें CA फाइनल लेवल पे समझ आएंगे। और CA फाइनल वालों के लिए तो अलग से ही ये सीरीज डाला भी हुआ है इन द करिकुलम पार्ट, तो हम वहां पे पढ़ेंगे। CA इंटर वालों को डिस्टर्ब यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। मेन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट देयर इज रीजनेबल जस्टिफिकेशन। अगर अब ऑडिटर जो है कंक्लूड कर लेता है कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है एंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या होगा? इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट देयर इज रीजनेबल जस्टिफिकेशन टू चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट टू अ रिव्यू और रिलेटेड सर्विसेज, द ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड टू द डेट ऑफ द चेंज may be relevant to the change engagement. However, the work required to be performed and the report to be issued would be those appropriate to the revised engagement. कहने का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रीवियसली जो ऑडिटर ने वर्क किया था वो यूज कर सकता है, बट रिपोर्ट वो उसी तरीके से देगा जो कि अब चेंज इंगेजमेंट में लिखा हुआ है, ताकि रीडर कंफ्यूज ना हो। इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजिंग रीडर्स, द रिपोर्ट on the related services not include reference to original audit engagement। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि we were initially engaged, ये वर्ड हम नहीं लिखेंगे। any procedure that may have been performed in original audit engagement except where audit engagement is changed to an engagement to undertake agreed upon procedures, ये भी मैं समझा चुकी। एंड जिसमें मैंने डेटर कंफर्मेशन का आपको एग्जांपल दिया, एंड दोज रेफरेंस टू द प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इज नॉर्मल पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, ये हमने देखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने FRS का बात किया कि वो भी रीजनेबल होना चाहिए। बस यही बातें थी। यहाँ पे अपना ऐसे 210 अग्रिंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट क्या हो जाता है, खत्म। मैं आपको बेयर ऐसे से पढ़ा रही हूँ तो कोशिश कर रही हूँ कि हर एक चीज को क्या करूँ, कवर कर दूँ। क्यों कर दूँ? क्योंकि ICI इज नाउ अनप्रेडिक्टेबल एंड वो आपसे कुछ भी उठा के पूछ रहा है, तो एटलीस्ट आपको पता सब होना चाहिए। फोकस अपना मेन थिंग्स पे कर दो, और उसके लिए मैंने आपको समरीज भी बनवाई है, ठीक है। स्टिल अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। एंड इवन जो मेरी ये प्री कंडीशन है ना, इसमें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है, उसको भी मैं आपको सेपरेटली लिंक दे दूंगी अगर किसी को समझना है तो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो कि डायरेक्टली ऐसे 210 देख रहे होंगे, बट मैंने जो प्री कंडीशंस का 95% पार्ट है वो कहाँ पे पढ़ा रखा है, ऐसे 200 में पढ़ा रखा है। दैट इज द पार की हम बेयर ऐसे से पढ़ रहे हैं, तो लिंकेज बना पा रहे हैं हर एक चीज की कि हमने कौन से ऐसे में क्या पढ़ा था और किस वजह से दूसरे ऐसे में जाके उसकी लैंग्वेज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ऐसे 200 में हमने ये देखा था व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ऐसे 210 में हम देख रहे हैं कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट से हमें एक्नॉलेज करनी है, साइन करवानी है, ठीक है। इसलिए लैंग्वेज का फर्क आया है। अगर आपने भी ऐसे 210 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया प्री कंडीशन का, तो आप चेक, डिटरमिन ये वर्ड यूज करने वाले हो। और ऐसे 200 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, तो आप प्लेन इंग्लिश लिखोगे जैसे कि हमने ऐसे 200 में पढ़ा था। आप वहाँ पे वर्ड डिटरमिन नहीं लिखोगे, एक्नॉलेज, साइन ये नहीं लिखोगे। ये किसका लैंग्वेज है? ये ऐसे 210 का लैंग्वेज है। तो यू नीड टू लर्न कि लैंग्वेज का फर्क भी होता है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से था। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क मी। वन ऑन वन डाउट रेजोल्यूशन विल बी गिवन टू यू ऑन माई टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप। Hope it will be fine. It's right time to wind up and a good news for you कि हम ऐसे 210 को ऑफिशियली खत्म कर चुके हैं इन 3 पार्ट्स ओनली। मैंने बोला ही था ना कि ऐसे 200 में मुझे तुम्हारा ऑडिट का बेस बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें उसको कवर अप करने में टाइम लग गया। बट अब धीरे धीरे जो जितने भी छोटे छोटे एसेज है वो हमारे क्या होने लग जाएंगे, कंप्लीट होने लग जाएंगे विद इन 3 और 4 पार्ट्स मैक्सिमम, ठीक है। तो कीप रिवाइजिंग दिस स्टफ, बिना रिवाइज करे अगले लेक्चर में मत आना। हैव अ गुड डे।